हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज बंगाल से सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ओवैसी की पार्टी से आई है। ओवैसी की पार्टी का बंगाल चीफ पार्टी छोड़कर चला गया और अब वो ममता बनर्जी को समर्थन देंगे। उसने एक अलग पार्टी ज्वाइन कर ली है। आज हमारे रिपोर्टर्स ने जब इस नई पार्टी के बारे में पता किया तो एक सॉलिड खबर मिली कि ये ममता की बी टीम है और ये टीम इसीलिए खड़ी हुई है क्योंकि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की रैलियों में भीड़ आने लगी है। मुसलमान इलाकों में पीरजादा का मीटर बढ़ने लगा है। हिंदू वोटर की बात तो बहुत होती है, लेकिन मुस्लिम समुदाय का साइलेंट वोटर चुपचाप अपना वोट डालाता है। इसलिए आज हमारे रिपोर्टर्स ने बंगाल के मुस्लिम इलाकों में जाकर वोटर्स की नब्ज पकड़ने की कोशिश की। बंगाल चुनाव में मुसलमान किस ओर हैं, उसकी पूरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट यहां है। मुसलमान वोटर से मैदान भर देना और फिर मुसलमान वोटर के सामने खुलकर भड़काऊ बयान देना। बंगाल के चुनाव में पीरजादा की यह सबसे चर्चित तस्वीर है। भीड़ को भी देखिए और इसके बाद भाषण को भी सुनिए। आप बंगाल का ममता की पास हुकूमत नहीं है। कैनिंग আমার ভারতের অংশ, আমার বাংলার অংশ। এই ক্যানিং কে বাঁচান, এই ক্যানিং এর বেটিদের কে বাঁচান, এই ক্যানিং এর মা বোনেদের বাঁচান, এই ক্যানিং এর যুবকদের বাঁচান। तो क्या इस बार पीरजादा दीदी का खेला करेंगे? ये भीड़, ये शोर शराबा और ये नारेबाजी क्या इशारा दे रही है? क्या इस बार बंगाल में बड़ा गेम होकर रहेगा? पीरजादा अब खुलकर दीदी की पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। अब्बास सिद्दीकी की भाषा, टोन और उसके शब्द दीदी को सियासी चोट पहुंचा रहे हैं। यहाँ का जो अधिकारी है, अगर ये रात में मीटिंग कर सकते हैं तो उस दिन कत्लेआम भी कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर इस जगह कोई चाहे एकजुट होगा तो मैं मेरे देशवासी को बचाने के लिए उस युद्ध का सेना होने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई सोचे इस जगह का बेटी को कत्लेआम करेंगे, मैं मेरे माँ बहन को बचाने के लिए, हो हिंदू हो आदिवासी हो दलित, कोई भी मजहब का हो, वो मेरे बेटी है, मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बाप है, मेरी भाई है, सबके लिए लड़ने के लिए तैयार हूं मैं। एक खुलेआम कहना चाहता हूं मैं। लेफ्ट का गढ़ कहे जाने वाले इलाकों में पीरजादा के डायलॉग्स का असर दिखने लगा है। कैनिन पूर्व में जो पिक्चर दिखाई दी है, क्या ये पिक्चर 2 मई को सियासत के बॉक्स ऑफिस पर बम्पर वोटों की कमाई कर पाएगी? ঠিক আছে, এই আনন্দটাই দরকার। আমরা কারো ছাড়িনি, আমরা কাউকে লুটিনি, আমরা কাউকে আঘাত করিনি, আমাদের বডিগার্ডও লাগে না, আমাদের ভয়ও নয়। আমরা আগেও ছিলাম, আজও আছি, কালও থাকবো আমরা। ममता से नाराज होकर लेफ्ट का हाथ पकड़ने वाले पीरजादा की स्ट्रेटेजी इस बार क्लियर है। मुस्लिम वोटर्स को भी खींचो, बंगाली वोट बैंक में भी सेंध लगाओ और स्टेज बदल बदल कर कभी बांग्ला में तो कभी हिंदी में सियासी भाषण दो और दीदी को जुबानी बम बंदूक से घायल करो। निर्वाचन कमिश्नर साहब को मेरी तरफ से दरखास्त है, बड़ी विनम्र के साथ आप बड़ी गौर से तवज्जो दीजिए। ऐसी अगर कहीं गड़बड़ कर दिया तो आम इंसान खतरे में पड़ जाएंगे। यहाँ का जो कैंडिडेट लोग हैं, यहाँ का जो कुछ लोग हैं जो बम को लेके चलते हैं, गुंडागिरी करते हैं, खुद बंगाल का सीएम ने बोला कि तुम्हारे वहां बस टर्मिनल बनाने से फायदा किया, तुम तो बम बंदूक लेके चलते हो। दीदी को मालूम होने से बात, फिर भी दीदी ने इसी को टिकट दिया। इसीलिए दीदी ने सोच लिया इस जगह का आम आदमी, आम खातून, सब मजहब का लोग अब्बास के पास चले गए। इस जगह को अगर निकालना है तो बम बंदूक को दिखा के निकालना होगा, इसीलिए इसको टिकट दिया।
इस बार पीरजादा उस पिच पर खेल रहे हैं जिस पिच पर ममता बनर्जी पिछले 10 सालों से चैंपियन थी, मगर इस बार दीदी का सिंहासन डोल रहा है। इसलिए बंगाल में पीरजादा के फेवर में जबरदस्त माहौल बनाया जा रहा है। दीदी और मोदी की सेटिंग वाली बातें फैलाई जा रही हैं। আজকে দেখা যাচ্ছে দিদি মোদি সেটিং হয়ে গেছে। আজকে দিদি মোদি সেটিং করে আজকে ভারতবর্ষকে কর্পোরেট সংস্থার হাতে তুলে দিতে চাইছে। আর এই পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে দাঁড়িয়ে দিদিমণি এই বাংলাকে বিজেপি সরকারের হাতে তুলে দিতে চাইছে। আমরা এই চক্রান্ত ব্যর্থ করব। আগামী দিনে নেতা তৈরি করব, এমন নেতা ভারতবর্ষ এবং পশ্চিমবঙ্গের ভূমিকে নিয়ে যারা ছেলে খেলা করবে তাদের ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে এই পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে দাঁড়িয়ে বিজেপিকে রুখে দুর্নীতিগ্রস্ত দল তৃণমূল কংগ্রেসকে আমরা ক্ষমতা থেকে হটাবো। इस सियासी डायलॉग वाली उठापटक के बीच बंगाल का मुसलमान वोटर इस वक्त काफी कंफ्यूज हो रखा है और इस कंफ्यूजन के लिए एक नहीं कई कैरेक्टर जिम्मेदार हैं। इसमें दीदी भी हैं, इसमें पीरजादा भी हैं, ओवैसी भी हैं और तुष्टीकरण वाली वही पुरानी पॉलिटिक्स भी है। सीधे सीधे कहें तो बंगाल के मुस्लिम वोटर्स को वोट तो देना है, मगर किसे ये अभी भी तय नहीं है। इसका असर जलसों में भी दिखने लगा है। इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन के हवाले से आपको पैगाम दे रहा हूं। आप लोग सुनने के लिए तैयार है? ये बिल्कुल पूरे जलसे का खुलासा। वोट 3 चीजों का नाम, वकालत का नाम है, ये मेरा नुमाइंदा। दूसरी चीज वोट किसका नाम है? शहादत का नाम, मैं गवाही देता हूं ये आदमी ठीक है। वोट तीसरी चीज, 3 चीजों का नाम है। तीसरी चीज शफात, मैं इसकी तरफदारी करता हूं ये आदमी ठीक है। 3 चीजों का नाम वोट है। वोट डालने से पहले सोच लीजिएगा किसके हक में गवाही दे रहे हैं, कौन मेरा नुमाइंदा बन रहा है, किसकी मैं तरफदारी कर रहा हूं। बंगाल के 294 सीटों में से लगभग 70 से 100 सीटों पर मुस्लिम आबादी का अनुपात 27 से 30% तक है। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर में मुस्लिम आबादी 50% से ऊपर है। 57 सीटें ऐसी हैं जहां 40% या उससे अधिक मुस्लिम मतदाता हैं। बंगाल में हर बार मुस्लिम वोटर ही कई सीटों पर जीत हाथ तय करते हैं। इस बार भी समीकरण वैसे ही है। मुस्लिम वोटर्स की कंफ्यूजन के बीच पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ग्राउंड पर अपनी पकड़ बनाते जा रहे हैं। अब्बास सिद्दीकी बड़ी संख्या में बंगाली और उर्दू भाषी मुसलमानों को अपनी ओर खींच चुके हैं। कई जिले ऐसे हैं जहां फुरफुरा शरीफ के लाखों फॉलोअर्स हैं। दक्षिण बंगाल के दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, हुगली, हावड़ा, वर्धमान और बीरभूम में अब्बास सिद्दीकी के लाखों समर्थक हैं। सोशल मीडिया पर अब्बास सिद्दीकी का अपना फैन बेस है। अपने उत्तेजक भाषण, मजहबी तकरीरों की वजह से वो सोशल मीडिया के वर्चुअल स्पेस से लेकर हकीकत के जलसों में भी काफी भीड़ खींचते हैं। बंगाल चुनाव के प्रचार में भी ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। अब्बास सिद्दीकी चुन चुनकर ममता और मोदी पर अटैक कर रहे हैं। आप लोगों को भी ऐसी बेवकूफ बना रहे कि चुनाव के बाद इनसे सीए दे देंगे, मगर चुनाव के बाद जब क्षमता में आ जाएंगे, पावर में आ जाएंगे, हमारे बंगाल को लूट के लोग भाग जाएंगे। इन लोगों का इरादा है लूटना, तो हम हमारी बंगाल को लूटने नहीं देंगे। अब दीदी उसी को बंगाल में लेके आए, इसीलिए उसी के साथ साथ दीदी को भी बंगाल से हटाएंगे। 34 সাল বামফ্রন্ট ছিল, বিজেপিকে আসতে দেয়নি। 22 বছর কংগ্রেস ছিল, বিজেপিকে আসতে দেয়নি। হয়তো আমাদের অনেক পাওয়া ছিল, বাম কংগ্রেস দেয়নি মানছি, কিন্তু বিজেপিকে আমার বাংলায় ঢুকতে দেয়নি। যে আমার দেশকে বিক্রি করছে, আমার বাংলাকে আগামী দিন বিক্রি করে দেবে, তাকে কিন্তু বাম কংগ্রেসগুলি ঢুকতে দেয়নি। দিদি এসেছে, বিজেপি আসছে, দিদি এসেছে, বিজেপি আসছে। আজকে একটা আওয়াজ উঠেছে, খেলা হবে। কি আওয়াজ উঠেছে? খেলা হবে। আপনারা কি আওয়াজ তোলেন নাকি? এবারে বলেন আমরা খেলবো না, আমরা রেফারি হব। পাগলামি করবি, লাল কার্ড দেখাবার গ্যালারির বাইরে ফেলে দেবো। आईएसएफ के अब्बास सिद्दीकी सिर्फ मुस्लिम वोटर्स के सहारे ये सियासी गेम नहीं खेल रहे। उनके निशाने पर हिंदू वोटर्स से लेकर आदिवासी वोटर्स तक सारे हैं।
वाम दल और कांग्रेस के साथ गठबंधन में सीटों की साझेदारी के तहत आईएसएफ ने 21 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। इनमें से 10 या तो हिंदू हैं या फिर आदिवासी समुदायों से ताल्लुक रखते हैं, जबकि अन्य उम्मीदवार मुस्लिम हैं। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी, आईएसएफ के सहारे अपनी खोई हुई जमीन हासिल करने के लिए वामपंथियों ने अपने कई पारंपरिक सीटों की भी कुर्बानी कर दी है। 6 एप्रिल को तारीखे 6 एप्रिल साबुद्दीन भाई के खाम चिन्हे চিঠি খাম বোঝেন তো খাম চিহ্নে ভোট দিয়ে শুধু জিতানো নয় বিপুল ভোটে জিতাতে হবে। এমএলএ যদি বিধানসভায় কাজে থাকে আমার ভাইকে যদি জিতান আমি আপনার পাশে আসবো, কথা দিয়ে গেলাম। इसमें कोई दो राय नहीं कि बंगाल की सियासत में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है, मगर सियासत बंगाल की है। टारगेट मुस्लिम वोट बैंक के साथ साथ अन्य वोट बैंक हैं। ऐसे में दीदी कहां पीछे रहने वाली हैं? इन दिनों दीदी के सियासी मंचों से हर धर्म की बात होती है। दीदी सबका जप करती हैं। दीदी हिंदू वोट को जोड़ रही हैं, लगे हाथों मुस्लिम वोट को भी नहीं छोड़ रही हैं। আমি হিন্দু ভাই বোনেদের বলবো, মা আপনাদের আশীর্বাদ করুন। আমি সংখ্যালঘু ভাই বোনেদের কাছে দোয়া চাইবো, বলবো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। আমার খ্রিস্টান ভাই বোনেদের কাছে বলবো দেয়ার ইজ গড ইজ অলওয়েজ গুড। বুদ্ধ ধর্মদের কাছে বলবো বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে আজানের ধ্বনি দেবেন। दीदी के विरोधी इसे पॉलिटिकल स्टंट कह सकते हैं, मगर सियासत में सब जायज है। अगर पीरजादा मुसलमानों के साथ साथ हिंदू और आदिवासियों की बात कर सकते हैं तो दीदी क्यों नहीं? वैसे एक सच्चाई यह भी है कि पीरजादा और फुरफुरा शरीफ फैक्टर को मात देने के लिए दीदी ने भी अपना कार्ड तैयार कर रखा है। दीदी को फरहाद हाकिम का भी साथ है, दीदी के पास खानकाह शरीफ का भी आशीर्वाद है और रिलीजियस लेवल पर दीदी ने जमीयत उलेमाए हिंद को भी अपने पाले में कर रखा है। वैसे इस बीच अगर आप ये सोच रहे हैं कि बंगाल में मौजूद मौलाना ब्रिगेड सिर्फ पीरजादा के पक्ष में माहौल बना रहा है, तो ऐसा नहीं है। दीदी को भी अलग अलग स्टेज से सियासी टॉनिक दी जा रही है। अब देखिए ममता बनर्जी बेचारी घायल हो गई, उसके मुंह में माइक घुसड़ के पूछा दीदी कैसा लग रहा है, दीदी किसकी साजिश है? अरे पहले बचाओ उसको, गाड़ी में ले जाओ, हॉस्पिटल पहुंचाओ, और बदबक दीदी कैसा लग रहा, किसकी साजिश है, किसका हाथ है? देखो ना अभी एक आदमी यहाँ बोल के गया मैं ही कोबरा हूँ। कोबरा ये भी नहीं देख रहे हो यार, मंच कौन सा है, अपने आप को खुद कोबरा बोल रहा। अंदाजा लगाइए, ऐसा डसूंगा कि शमशान घाट जाओगे, ये भाषा है। दीदी अच्छी तरह से जानती हैं कि इस बार उन्हें पीरजादा से खुली टक्कर मिल रही है, मगर पीरजादा के लिए भी ममता का प्लान एक्टिव है। साधारण भाषा में कहें तो बंगाल की लोकल सियासत में अब की बार सीधी भिड़ंत फुरफुरा शरीफ और खानकाह शरीफ में होगी। यानी एक तरफ पीरजादा का गुट, दूसरी तरफ ममता का गुट। आपने फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के सियासी डायलॉग तो सुन लिए, मगर दीदी ने कैसे खानकाह शरीफ वाला दांव खेलकर पीरजादा खेमे में सनसनी मचाई है, इसकी पड़ताल करने के लिए इंडिया टीवी संवाददाता मनीष भट्टाचार्य खानकाह शरीफ पहुंचे। कुछ दिनों पहले की बात है, दीदी व्हील चेयर पर रोड शो कर रही थी और खानकाह शरीफ के आतिफ अली उनके साथ दिखे। तो क्या उस सियासी तस्वीर ने फुरफुरा शरीफ का लेफ्ट के साथ गठबंधन वाला समीकरण बिगाड़ दिया है? इसका जवाब खुद खानकाह शरीफ के लोगों से सुनिए। अब्बास सिद्दीकी के सामने खानकाह शरीफ के आतिफ अली आ गए हैं, तो कुछ इससे कुछ फायदा मिलेगा क्या? कहाँ अब्बास सिद्दीकी और कहाँ मेरा मौला, कहाँ से कहाँ, ये कैसा बात नहीं है। अच्छा नहीं। आपके मौला ज्यादा भारी पड़ेंगे? नहीं, मेरा मौला तो बहुत भारी है। अच्छा। बहुत भारी है, बहुत भारी है। तो ये क्या लग रहा है, चुनाव में ये फैक्टर खानकाह शरीफ कुछ काम आएगा? आप लोग सुनेंगे, समझेंगे? देखिए क्या है कि ना, हम लोग का हुजूर है वो, तो जैसे बोलेंगे या जैसे इशारा करेंगे वो हम लोग ऐसे ही करेंगे। सही हम नहीं है, उनका जितना भी पूरा वेस्ट बंगाल में छोड़िए, पूरा इंडिया में जितना भी उनका मुरीद है सब उनको ही फॉलो करते हैं। कितने मुरीद होंगे यहाँ पर? और बहुत लाखों के तादाद में उनका मुरीद है। ठीक है, जैसे कहेंगे जो इशारा, हम तो पूछते रहते हैं, हम लोग सभी पूछते रहते कि क्या करना है नहीं करना है, जैसे इशारा होगा उस हिसाब से हम लोग करेंगे। नहीं, वो तो ममता बनर्जी के साथ जा रहे हैं, तो अब तो इशारा साफ है।
वो दिखा जाएगा क्या है नहीं है। आप समझते हैं कि जो भी होगा आगे दिखा जाएगा। हम लोग उनका लाखों फॉलोअर है। पब्लिक की बातों से साफ है, ममता का ये दांव काम कर सकता है। फुरफुरा शरीफ बनाम खानकाह शरीफ की टक्कर से दीदी को एज मिल सकती है। और आप जैसे कि बता रहे थे कि हावड़ा इलाके में पूरे जो लोकसभा क्षेत्र है, उलबेरिया लोकसभा इलाके में तमाम लोग हैं और आपकी कम्युनिटी डोमिनेटेड है, तो इसका असर हम माने चुनाव में होगा? देखिए, हमारे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी, वो हमको जब भी बुलाती हैं, मैं उनके साथ जाके रैली में चलता रहता हूँ, उनका मीटिंग्स वगैरह में अटेंड करता हूँ। उसका वजह सिर्फ यही एक है कि मेरा काम यह है कि जो सही काम करे उनको सपोर्ट करना, और जो गलत काम करेंगे उनके साथ डिस्टेंस बनाना। ये मेरा मैसेज है और मेरा काम है। मौजूदगी ये कह रही कि ममता बनर्जी ही सब कुछ सही कर रही हैं। देखिए, मैं आपको ये कहूँगा कि ममता बनर्जी के अंदर वो जज्बा है कि बंगाल में तमाम धार्मिक लोगों को, मैं एक मजहबी इंसान हूँ, मैं पॉलिटिकल इंसान तो नहीं हूँ, तो एक मजहबी इंसान होने के नाते मैं ये कहूँगा कि तमाम मजहब के लोगों को एक जगह जोड़ने का काम जो हो रहा है, इसका क्रेडिट जाता है ममता बनर्जी पर। तमाम वीडियो, तमाम ऑडियो से इस बात के संकेत क्लियर हैं कि इस बार बंगाल की सियासत में कुछ तो अनोखा होगा। या तो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का जादू चलेगा, या ममता को खानकाह शरीफ का पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा। पश्चिम बंगाल में 30% वोटों की निर्णायक भूमिका के असर को ममता बनर्जी अच्छी तरीके से समझती हैं। यही वजह है कि जैसे ही पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ममता बनर्जी से नाराज हुए और उन्हें अलग पार्टी बनाई, तो ममता बनर्जी ने भी अब खानकाह शरीफ को अपने सामने रख लिया। खानकाह शरीफ के आतिफ अली ममता बनर्जी के साथ हैं और ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटर के जो भी मानने वाले पीर अब्बास सिद्दीकी को थे, वहीं टीएमसी के पास अब खानकाह शरीफ के आतिफ अली हैं, लिहाजा वोट बैंक बटे ना। बहरहाल, इस सियासी मैच में अगर पीरजादा और ममता दोनों की ना चली, तो क्या बंगाल का मुसलमान मोदी को जीत दिलाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है और जवाब का इंतजार पूरे देश को है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 3 दफे कहा, बंगाल हम ही जीतेंगे। मोदी ने यह बात अपनी पार्टी नेताओं से कही, कार्यकर्ताओं से कही और वोटरों से भी कही। नरेंद्र मोदी के इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? वो कौन सा फॉर्मूला है जिसे मोदी जीत की गारंटी मान रहे हैं? इसे समझने के लिए हमारे रिपोर्टर गली मोहल्लों तक पहुंचे। मोदी के कॉन्फिडेंस को समझने के लिए आपको कोलकाता से 225 किलोमीटर दूर लेकर चलते हैं। मनरेगा में 204 रुपए की मजदूरी कमाने वाली दलित महिला मजदूर को बांकुड़ा से कोलकाता पहुंचा देना, नरेंद्र मोदी के इस डिसीजन की चर्चा पूरे बंगाल में हो रही है। नरेंद्र मोदी ने जिस महिला मजदूर को टिकट दिया है, खुद उसे भी यकीन नहीं होता कि उसकी विधायकी का टिकट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फाइनल किया है। बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में नरेंद्र मोदी के आने जाने की तस्वीरें आपने कई बार देखी होंगी। इसके आगे क्या होता है, ये आज हम बताने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जब फाइल पलटते हैं तो कैसे फैसले करते हैं, इसका मॉडल है चंदना बौरी। सीईसी की फाइल में जब चंदना बौरी का नाम आया तो मोदी ने फौरन ओके कर दिया। सोचिए, एक ऐसी महिला बीजेपी के टिकट पर बंगाल का चुनाव लड़ रही है, जिसका दिल्ली में कोई गॉडफादर नहीं है, कोलकाता में कोई माँ बाप नहीं है, जिसके पास करोड़ों की संपत्ति नहीं है, जो ना दबंग है, ना जमींदार है, ना कोई जुगाड़ वाली है। नाम चंदना बौरी, उम्र 30 साल, रोजगार मनरेगा में दिहाड़ी मजदूरी, आमदनी काम मिला तो अधिकतम 204 रुपए। टिकट मैंने मिला है मैं पहले नहीं जानती, जिसने मेरे नाम को डिक्लेयर हुआ है उसलिए मैं उसी समय पर मैं जानती हूँ, थोड़ा सा आगे नहीं जानती हूँ। जिस समय पर पता नहीं लगा कि नाम कैसे गया, कैसे हुआ सब? नहीं, मैं नॉमिनेशन फाइल करती हूँ ऑनलाइन पर। ये पर मेरे को चुनाव में लड़ने के लिए प्रचार किया था। कभी उम्मीद थी कि चुनाव लड़ने को मिलेगा जब बीजेपी में आई थी, ज्वाइन
कैंपेनिंग की थी बीजेपी, कभी था कि चुनाव लड़ेंगी? हाँ कभी था, मैं जिस पे वही वोट हुआ था, पंचायत वोट हुआ था, जिस पर आमदन महिलाদের ऊपर जिस पर हमला हुआ था, जिसमें गणतंत्र में हत्या हुआ था, इस ये पर मैं लड़ने के लिए तैयार थी। ये नरेंद्र मोदी का चंदना मॉडल है। नरेंद्र मोदी सियासत की बनी बनाई लकीर को मिटाकर कैसे नई पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसकी मिसाल है चंदना बौरी। राजनीति में अक्सर विनेबिलिटी फैक्टर की बात होती है। जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दिया जाता है, इसलिए दबंग और जुगाड़ू लोग टिकट पा लेते हैं। नरेंद्र मोदी विनेबिलिटी फैक्टर के बारे में कैसे अलग तरीके से सोचते हैं, अब उसे समझाते हैं। मोदी ने जिस मनरेगा दिहाड़ी मजदूर को टिकट दिया है वो गरीब है, महिला है, दलित है और मजदूर भी है। अगर इन सारे फैक्टर्स को चुनावी नजर से देखें तो इससे बड़ा विनिंग कॉम्बिनेशन दूसरा नहीं हो सकता। इन फैक्टर्स को समझने के लिए जो दृष्टि चाहिए वो नरेंद्र मोदी के पास है। पुरुलिया के मंच पर नरेंद्र मोदी को 6 लोगों के सामने सिर झुकाते आपने जरूर देखा होगा। मोदी ने जिस 7वीं महिला को प्रणाम किया है वो चंदना बौरी है। प्रधानमंत्री की बंगाल फिलॉसफी क्या है, जमीन पर यह कैसे काम कर रही है और बंगाल के गरीब किस तरह मोदी की सबसे बड़ी ताकत बन रहे हैं, इसे समझने के लिए इंडिया टीवी रिपोर्टर अर्चना सिंह जंगल महाल के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक बांकुड़ा के सलतोरा में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही हैं। ये जो चुनाव प्रचार के लिए जुलूस निकल रहा है, ये बीजेपी के प्रत्याशी हैं चंदना बावड़ी, जिन्हें बांकुड़ा की सलतोड़ा सुरक्षित सीट से बीजेपी ने टिकट दिया है। खास बात यह है कि चंदना ने जब अपना नामांकन दाखिल किया तो उसमें जो विवरण दिया है उसमें संपत्ति के ब्यौरे में उन्होंने दिया है कि 6,335 रुपए उनके बैंक खाते में है। कुल जमा संपत्ति इनके पास लगभग 32,000 की है और इनके पास 3 गाय, 3 बकरी और एक झोपड़ी है, यानी सिर्फ इतनी संपत्ति है। मनरेगा मजदूर रही हैं चंदना बावड़ी और उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया है। यानी आप समझिए यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच, क्योंकि उनको पता है उनका जो कोर वोटर है वो ये गरीब लोग हैं, जो मजदूर हैं वो हैं। उनका ना धर्म, जाति, इनसे परे हमेशा हमने देखा है कि ऐसे व्यक्ति को टिकट देते हैं, कोई ना कोई ऐसा होता है जो बिल्कुल निचले तबके से निकल के आता है। ये दिखाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच कि किस तरह के लोगों को वो आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है उनका कोर वोटर भी यही वर्ग है जो उन्हें सबसे ज्यादा वोट देता है, जो उनकी बातों में भरोसा करता है। और जब प्रधानमंत्री आते हैं, चाहे पश्चिम बंगाल ही, तो भारी संख्या में वहां पर जुटता है उनकी बातों को सुनने के लिए। ममता दीदी के राज में भारी बेरोजगारी और पलायन से जूझ रहे बांकुड़ा में स्टेट की वेलफेयर स्कीमें बस नाम की हैं। केंद्र की योजनाओं के लिए नरेंद्र मोदी जो पैसे भेजते हैं उससे भी टीएमसी के लोग खा जाते हैं। तोलाबाजी और कट मनी कल्चर बोरा दलित समुदाय की जिंदगी पर कितना भारी है, इसे चंदना बौरी के सैंपल से आसानी से समझा जा सकता है। चंदना बौरी ने अपने नॉमिनेशन पेपर में संपत्ति का जो ब्यौरा दिया है उसके मुताबिक बीजेपी कैंडिडेट के पास संपत्ति के नाम पर 3 बकरियां, 3 गाय, बिना टॉयलेट वाला मिट्टी का घर और बैंक में 31,985 रुपए है। मिट्टी के घर के आगे पक्की छत के 2 कमरे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हैं। नरेंद्र मोदी ने इसके लिए 60,000 रुपए भेजे थे, जिसमें भी तृणमूल के लोकल लीडर कट मनी मांगते थे। चंदना बौरी के पति भी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। काम मिल गया तो 400 रुपए की आमदनी हो जाती है, काम नहीं मिला तो खाली हाथ रहना पड़ता है। सर्दी और गर्मी तो किसी तरह निकल जाती है, लेकिन बारिश के दिनों में काम नहीं मिलने पर कई बार घर में चूल्हा भी नहीं जल पाता। पश्चिम बंगाल में ग्राउंड पर हवा बदल रही है तो उसके पीछे मोदी के चंदना मॉडल का बहुत बड़ा हाथ है। ममता के पास एक एम का सहारा है तो मोदी के पास एम के साथ पी, डी और ए का विनिंग फॉर्मूला है। ममता का एम मतलब मुसलमान, बंगाल में 28% वोट। मोदी का एम मतलब महिला, बंगाल में 49% वोट। मोदी का पी मतलब गरीब, पॉवर्टी लाइन से नीचे 20% वोट। मोदी का डी मतलब दलित, 23.5% वोट। और मोदी का ए मतलब आदिवासी, बंगाल में 5.5% वोट।
बंगाल के दलित और आदिवासी समुदाय को अपनी ओर करने के लिए बीजेपी ने दशकों तक मेहनत की है, लेकिन गरीब वोट नरेंद्र मोदी का अपना वोट बैंक है, जिसका किसी धर्म से ताल्लुक नहीं है। ये वोट बैंक किसी जाति का नहीं, ये वोट बैंक किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वोट बैंक है गरीब वोट, जिसके सामने नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ते हैं, जिसके सामने नरेंद्र मोदी सिर झुकाते हैं, जिसे नरेंद्र मोदी चुनाव का टिकट देते हैं। मोदी की बंगाल फिलॉसफी के एक और चैप्टर को समझना जरूरी है। बैरकपुर में प्रधानमंत्री ने बीजेपी के पूर्व कार्यकर्ता मनीष शुक्ला के पिता चंद्रमणि शुक्ला को टिकट दिया है। आरोप है कि मनीष शुक्ला को टीएमसी के गुंडों ने मार दिया था। बैरकपुर में ग्राउंड पर हालात कितने खतरनाक हैं, ये जानना हो तो ये तस्वीरें देख लीजिए। बैरकपुर में बीजेपी सांसद के घर के बाहर बम से हमला हुआ, एक के बाद एक 9 बम मारे गए, सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया गया। जिस जगह पर बम मारे गए वहीं बीजेपी का दफ्तर भी है और उसके सामने टीएमसी के झंडे लगे हुए हैं। सत्ता के सवाल पर बंगाल खून से लाल हो रहा है। मां, माटी और मानुष की धरती पर खूनी खेला हो रहा है। बंगाल की राजनीति के रक्त चरित्र पर ऑल इंडिया डिबेट होती है। क्या बंगाल में खून बहाकर ही वोट मिलता है? इसकी चर्चा सभी करते हैं। पहली बार हम आपको उन घरों में ले चलेंगे जिनके बेटे इस हिंसा की भेंट चढ़ गए। पॉलिटिकल किलिंग की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए इंडिया टीवी रिपोर्टर अर्चना सिंह उन परिवारों से मिली जिनके बेटे अब इस दुनिया में नहीं हैं। पुरुलिया के बलरामपुर में 18 साल के त्रिलोचन महतो की बॉडी एक पेड़ से लटकी हुई मिली थी। त्रिलोचन 2018 के पंचायत चुनाव में बीजेपी का प्रचार करने निकले थे। परिवार का आरोप है कि टीएमसी के गुंडों ने उनके बेटे को मार दिया और बॉडी को पेड़ पर लटका दिया। इस केस में आज तक हत्यारे पकड़े नहीं गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरुलिया में अपनी रैली को शुरू करने से पहले वहां पर मंच पर 6 बीजेपी के जो कार्यकर्ता जिनकी हत्या कर दी गई, बीजेपी ऐसा आरोप लगाती है चुनावी हिंसा में उनके परिवारों से मुलाकात की। उनमें एक त्रिलोचन महतो भी हैं जिनकी हत्या कर दी गई थी 2018 में पंचायत चुनाव के पहले। सिर्फ 18 साल उम्र थी त्रिलोचन महतो की और कहते हैं त्रिलोचन महतो बहुत सुंदर पेंटिंग बनाते थे। जो दीवारों में आप अक्सर पेंटिंग देखते हैं वो पेंटिंग बनाते थे। 18 साल की उम्र थी, बीजेपी से जुड़े हुए थे और उन्हें यहाँ उनके गांव में उनके घर से दूर ले जाकर एक कमरे में बंद किया गया, उनकी हत्या की गई और उसके बाद उनको पेड़ में लटका दिया गया। उनके माता पिता इस वक्त हमारे साथ हैं, उनके पिता हरिराम महतो और उनकी मां हमारे साथ हैं। परिवार वाले आज भी उस घटना को याद करके दुखी होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने परिवार का बच्चा खोया है। कहाँ गया 2018 সালে আমাদের যে পঞ্চায়েত নির্বাচনে তো খাটাখাটি বহুত করলো, পার্টির কাজ করলো। এখন থাকে মঙ্গলবার দিন বাজার চলে গেল হাট যাওয়ার ফলে আসে নাই। আমরা রাত 8টা বাজে আমরা বারবার ফোন করছি, উনি ফোন করে দিল আমার মাজলা ছেলেকে, দাদা আমাকে 4-5 জন বাইকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে একটা জঙ্গলে, আমাকে যদি বাঁচাতে তোরা আয়। ডাইনা যাতে ডান সাইডে এবং বাঁ সাইডে সাইকেলটা। আমরা তো মানে ফুর্তি করে ছেলে দৌড়ে যাচ্ছে, আমিও যাতে ছিলি। দৌড়ে যেতে যেতে আমরা ডাইনা দিয়ে সাইকেল আর ডাইনা দিয়ে ওই ঝুলন্ত অবস্থা। তো আর কোথায় যাবো, আমরা পড়ে গেলি। পড়ে যাওয়ার পরে আমরা তো ঘর চলে আনি। তারপরে আমার বড় ছেলে ছিল টাটায় কাজ করতেছিল। इंडिया टीवी का कैमरा उस जगह तक भी गया जहां त्रिलोचन महतो को किडनैप करके टॉर्चर किया गया था। त्रिलोचन महतो के घर से लगभग 500 मीटर दूरी पर ये वो घर है जहां पर परिवार वालों का आरोप है कि त्रिलोचन महतो को लाकर रखा गया, उन्हें इस घर में टॉर्चर किया गया। ये घर अभी भी सील है, प्रशासन ने इस घर को सील किया हुआ है, लेकिन अभी तक किसी को पकड़ा नहीं गया। और इससे आगे वो जगह है, आपको जंगल दिखेगा, जंगल का इलाका है। इस जंगल में अंदर की तरफ ले जाकर उनको लटका दिया गया था। परिवार वालों का कहना है कि उनकी हत्या इस घर के अंदर की गई और उसके बाद इस जंगल में अंदर ले जाकर त्रिलोचन महतो को लटका दिया गया। उनका शव अगले दिन उनके परिवार वालों को इस जंगल के अंदर मिला। जब कुछ लोगों ने सूचना दी, परिवार वाले वहां गए तो उन्होंने देखा उनके बेटे का शव एक पेड़ से लटका हुआ है। और बीजेपी और परिवार वाले लगातार कह रहे हैं कि चुनावी हिंसा है, पंचायत चुनाव के पहले त्रिलोचन महतो की हत्या की गई। बलरामपुर में ही बीजेपी कार्यकर्ता दुलाल कुमार के साथ भी खूनी खेला हुआ। दुलाल बीजेपी के लिए घर घर जाकर वोट मांगता था। बलरामपुर के लोकल तोलेबाजों ने उसकी हत्या कर दी।
हम बलरामपुर के डाबा गांव में हैं और ये है दुलाल कुमार का परिवार। ये उनकी पत्नी है, उनकी माँ है, ये उनके पिता हैं और ये दुलाल कुमार के 2 बच्चे हैं, एक बेटी भी है। 3 बच्चे हैं दुलाल कुमार के। क्या हुआ क्या था दुलाल कुमार के साथ, क्या हुआ था, कितने साल पहले की घटना है, क्या हुआ था? 3 साल हो गए, 3 साल के पहले की हो। तो उन्हें टीएमसी के गुंडे ने अगवा करके मार के उन्हें टावर पे लटका दिया। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने पुलिस में शिकायत की थी? पुलिस में शिकायत की थी, पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिया। नहीं, उसके बाद डीएसपी को चेंज किया, उसके बाद लिया। तो अभी किसी का कोई कार्रवाई, कोई गिरफ्तार हुआ? कोई नहीं, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। जब मोदी जी से मुलाकात की है, मोदी जी ने मुलाकात की, तो लग रहा है कि अब जांच होगी आगे, कुछ ऐसा लग रहा है? हाँ, सीबीआई तदंत होगी, उन दोषी व्यक्ति की सजा भी होगी। होगी। तो ये परिवार है दुलाल कुमार का, जिनको उम्मीद है कि यहाँ पे सरकार बनेगी तो जरूर सीबीआई जांच होगी। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद इन लोगों का हौसला जरूर बढ़ा है। दुलाल कुमार 2 जून 2018 को यहीं से गायब हुए थे। यहाँ पर उनकी बाइक लगी हुई मिली थी इस पेड़ के पास, और उसके बाद घर वाले उन्हें ढूंढते रहे, लेकिन उनकी कोई जानकारी नहीं मिली। वो तारीख थी 2 जून 2018 की, जिस दिन दुलाल कुमार यहाँ से गायब हुए। वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। परिवार वालों और बीजेपी के लोगों का कहना है कि इसी वजह से उनकी निर्मम हत्या की गई है। पुरोलिया के बाग मुंडी में बीजेपी के एक और ग्रास रूट वर्कर शिशुपाल सईस की बॉडी भी पेड़ से लटकी मिली। 22 साल के शिशुपाल सईस शाम 5 बजे घर से निकले, लेकिन कभी लौट नहीं पाए। अगले दिन उनकी बॉडी नदी किनारे शीशम के पेड़ से लटकी हुई मिली। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने इस केस में भी कोई एक्शन नहीं लिया। बीजेपी कहती है कि यहाँ पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा में उसके 130 कार्यकर्ता मारे गए हैं, और प्रधानमंत्री ने मंच पर 6 ऐसे ही कार्यकर्ताओं के परिवारों से मुलाकात की, जिनमें एक शिशुपाल सईस भी हैं, जो बागमुंडी विधानसभा के रहने वाले थे, और उनके पिता इस वक्त जादव सईस हमारे साथ हैं। ये इनके बेटे की तस्वीर है, शिशुपाल सईस, जिनकी उम्र 22 साल थी और इन्हें पेड़ में लटका दिया गया। ये दीवार पेंट करते थे, जिला मंडल के सदस्य थे और प्रचार कर रहे थे ज्योतिमय सिंह महतो के, जो 2019 में चुनाव जीते बीजेपी की तरफ से, और उस दौरान इनको फांसी पर लटका दिया गया। बाहर गया था मैंने बेला 5टा समय बेलार समय मैंने बेराई छिलो और घुरी आसे नहीं। हमरा साराई गोटरात खोज करली, पाली नहीं, तक ওই গোটরাত খোঁজ করে ভোর ভোর ওই ধড়ধড় নদীর সামনে একটা গাছ ছিল, शीशम गाछ, शीशम गाछের ডালে গলায় দড়ি দিয়ে বাঁধে মারে রাখিয়ে দিয়েছে। क्या कोई आश्वासन आपको दिया गया था कि कुछ होगा, कोई पकड़ा जाएगा, कुछ होगा? না, কিছু বলে না, পুলিশ কিছু তদন্ত করে না, বুঝলেন। बीजेपी के लिए बंगाल की लड़ाई मुश्किल दिखती है, फिर भी प्रधानमंत्री जीत को लेकर कॉन्फिडेंट है, तो इसके पीछे उनका अपना बैकग्राउंड असेसमेंट है। नरेंद्र मोदी के विरोधी भी उनकी पॉलिटिकल सेंस के कायल हैं। प्रधानमंत्री को यकीन है कि वो बंगाल जीत रहे हैं। इस यकीन को खारिज करने का चांस कोई पॉलिटिकल पंडित नहीं ले रहा। आगे बढ़ेंगे अब। अखिलेश यादव को देखते ही मोदी मोदी के नारे कहां लगने लगे, दिखाएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।